Hello students, good morning. Good morning, sir. Today we are going to start Human Eye and the Colorful World Part 3. And in today's topic we will discuss the defects of the eye. In the first two parts we have already covered many of the topics about the constructions of the human eye and about power of accommodation, functions of the ciliary muscles. So today we are going to start refractive defects of vision. So refractive defects of vision, इसका मतलब होता क्या है, एक सिंपल सा आसान सा एग्जांपल से समझ में आ जाएगा. जैसे कि सपोज हमारे पास एक कैमरा है, मोबाइल फोन एक कैमरा है, सपोज डीएसएलआर कैमरा है. तो वो कैमरा को अगर हम लोग रफली यूज करेंगे तो क्या होगा, उसमें डिफेक्ट्स आएंगे. क्या डिफेक्ट आ सकते हैं उसमें. सपोज उसको मैं बाहर ऐसे तेज धूप में उसको फोटो खींचने के लिए यूज कर रहा हूँ, उसको ऐसे हाथ से 2-3 बार गिरा दिया, लो लाइट में उससे बहुत फोटो खींच रहा हूँ, तो पहला तो वो ठीक ठाक रहेगा. कुछ दिन जाने के बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसमें थोड़ा डिफेक्ट्स आ जाएगा, लेंस में थोड़ा खराबी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं ना. तो वो खराब जो हुआ है वो लाइट की वजह से खराब हुआ है, क्योंकि हमने उस कैमरा को ज्यादा लाइट में या फिर कम लाइट में उसको यूज किया है. उसकी वजह से वो लाइट कैप्चर करने का जो मतलब उसका जो पावर है वो खराब हो चुका है. तो उसको उस टाइम डिफेक्ट, उसको भी ठीक किया जा सकता है. वैसे सेम तरीके से हम लोगों का जो आंख है उसमें भी, हम लोग का आंख एक कैमरे की तरह ही है, और हम लोगों का जो आंख है इसमें भी डिफेक्ट्स आ सकता है. और बेसिकली लाइट की वजह से ही होता है. हम लोग ऐसे हम लोग कभी नोटिस नहीं करते हैं, बट बहुत ज्यादा धूप, कम लाइट में पढ़ाई करते हैं, वैसे कुछ सर्कमस्टेंसेस बहुत दिन अगर हम लोग करते रहे तो हम लोगों की आंख में भी वैसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं. और वैसे 3 टाइप के डिफेक्ट्स बेसिकली है हम लोगों का, जो कि आ सकता है. पहला जो है उसको बोलते हैं मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया. सेकेंड में जो आएगा वो है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया. और थर्ड में जो है वो आएगा प्रेसबायोपिया. ये 3 टाइप का डिफेक्ट्स हम लोगों का आ सकता है. तो 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे. पहले है क्या, मायोपिया. मायोपिया क्या होता है, तो मायोपिया सिंपल आसान भाषा में मायोपिया का और एक नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग नियर साइटेडनेस. मतलब क्या है, इस टाइप का जो डिफेक्ट है इसमें बेसिकली होता क्या है, आदमी को सामने का चीज दिखाई देता है अच्छे से, बट थोड़ा दूर का डिस्टेंस को दिखता है बट ब्लरी आता है, उतना क्लियरली होता नहीं है. सिंपल सा बात है. मायोपिया एक सिंपल सा डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, कोई भी बेसिकली स्टूडेंट्स का ये होता है, सामने का चीज वो अच्छे से पढ़ पाता है बट थोड़ा दूर का चीज को वो पढ़ नहीं पाता है. जैसे कि सपोज एक स्टूडेंट अपना बुक्स अच्छे से पढ़ रहा है, बट कुछ ब्लैक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड है, उसमें कुछ लिखा है, वो दिख रहा है उसको, बट उसको क्लैरिटी नहीं है. टीचर ने कुछ लिख के दिया है, वो कुछ और ही लिख के घर में लेके गया, फिर मम्मी ने देखा और उसको धो दिया, बोले सब क्या लिख के लाए हो. बेसिकली क्लास 4-5 के स्टूडेंट से होता है. उसके बाद पेरेंट्स को मालूम पड़ता है कि बच्चा का ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है. तो वैसे ही मायोपिया मतलब एक सिंपल सा डिफेक्ट है जहाँ पे पर्सन को सामने का चीज ऐसे दिखाई देता है, बट दूर का चीज मतलब दूर मतलब उसका बुक से थोड़ा ही दूर, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, उसका उतना दूर का चीज को अच्छे से दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं मायोपिया. और मायोपिया बेसिकली होता 2 प्रॉब्लम की वजह से. पहला प्रॉब्लम तो यह है कि उसका एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, मतलब आई लेंस जो है उसका जो कर्वेचर है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है. नॉर्मल सपोज हम लोग का जो आई लेंस है, नॉर्मल हम लोग का जो आई लेंस है उसका जो शेप है, उस शेप से वो लेंस थोड़ा मतलब कर्वेचर थोड़ा बड़ा हो जाता है. कोई भी कारण से हो सकता है, वो मैं पहले समझाया था कैसे होता है सब. तो एक तो हो सकता है कि उसका आई लेंस का कर्वेचर ज्यादा हो गया होगा, या फिर नंबर 2 है जो इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल जो है उसका वो थोड़ा बाहर निकल गया होगा. ऐसे मतलब ऐसे फील नहीं होगा, देखने से मालूम नहीं पड़ेगा उसको, वो इंटरनल डैमेज है वो. तो आईबॉल थोड़ा इलोंगेट मतलब थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे निकल के आएगा, ऐसा हो जाएगा. ये 2 वजह से वो हो सकता है. ठीक है. और इसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं. इसको ठीक मतलब देखो, एक चीज है, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स अगर होगा तो उसको हम लोग मेडिसिन से भी ठीक नहीं कर सकते हैं, या फिर मेडिसिन मतलब हम लोग एक बार में ठीक नहीं होगा वो,
या और हम लोग उसको सर्जरी से भी नहीं ठीक कर सकते हैं। उसको ठीक करने के एक ही उपाय है, चश्मा लगाओ। अगर रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट्स कुछ भी आए, मायोपिया आए, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबाइट कुछ भी आए इसमें से, हम लोग उसको करेक्ट करने के लिए बस एक ही उपाय है, वो है चश्मा। तो उस टाइम में अगर मायोपिया किसी को हो गया हो तो डॉक्टर उसको क्या करेगा, उसको डॉक्टर एक तो कॉन्केव लेंस उसको प्रेस्क्राइब करेगा। कॉन्केव लेंस मतलब जो लेंस ऐसा दिखता है उस टाइप का लेंस उसको प्रेस्क्राइब करेगा, और इस टाइप का लेंस अगर वो यूज करेगा तो उसका डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। डॉक्टर का उसका टेक्निक है, डॉक्टर उस स्टूडेंट्स हो या फिर जो भी पेशेंट हो उसको थोड़ा वो स्टडी करेगा, उसको उसका कितना खराब हो गया है, वो कितना दूर का देख नहीं पाता है, उसके ऊपर वो स्टडी करने के बाद उसको एक पावर देगा, हाँ तुमको इतना पावर का कॉन्केव लेंस पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ने से वो ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मायोपिया। और मायोपिया में और एक चीज है जो कि अभी दिखाना जरूरी है। मायोपिया में बेसिकली होता क्या है, तो देखो मैंने ऐसे रफ स्केच किया है, तो मेरा ड्राइंग पे मत जाओ, हंसो मत। ऐसे ही एक तो मतलब जस्ट एक रफ स्केच किया है मैंने। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, जिसका मायोपिया हुआ है एक्चुअली में होता क्या है, अगर उसका हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझे, मेरा बात समझना अच्छे से, मैं एक ही बार बोलूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था जिसका मायोपिया हो, मतलब ऐसे हम लोग का नॉर्मल पीपल का रेंज ऑफ विजन कितना है, हम लोगों का जो नॉर्मल पीपल है उसका रेंज ऑफ विजन क्या है, मैं बोला था ना, क्या बोला था, हम लोगों का आंख से 25 cm का दूर में एक पॉइंट होता है और इन्फिनिटी होता है उधर। इस दो पॉइंट के बीच का चीज हम दिखते हैं, ये होता है नॉर्मल पर्सन के लिए। बट जिसका मायोपिया हुआ है वो क्या हो जाता है उसमें, उसका तो आंख से 25 cm ए पॉइंट ठीक ही है, नियर पॉइंट ठीक ही है, बट उसका जो फार पॉइंट है वो दूर तक जो देख पाता था, इन्फिनिटी था, वो उसका कम होके उसका आंख का सामने, मतलब सपोज 1 मीटर दूर में आ गया या फिर 2 मीटर दूर में आ गया, मतलब वो अपना आंख से 25 cm इधर से लेके 1 मीटर या फिर 2 मीटर तक वो अच्छे से दिख पाता है। इसके अंदर में जो आएगा वो दिखेगा, उसके बाहर का चीज वो नहीं दिखता क्लियरली, मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो सामने आ गया है। सीधा बात याद रखना, मायोपिया में फार पॉइंट ऐसे इन्फिनिटी होता है बट वो सामने आ गया है, इसलिए उसको मतलब दिखता नहीं है दूर का चीज। मतलब अगर हम डायग्राम में देखें तो नॉर्मल पर्सन का जो ओ मतलब फार पॉइंट है, नॉर्मल पीपल का जो फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी में, बट जिसका मायोपिया हुआ है वो सामने आ गया है, मतलब वो सिर्फ इसी का मतलब सपोज ये नियर पॉइंट है एन और ओ का बीच का ऑब्जेक्ट ही दिखेगा, ये हो गया मायोपिक आई, मतलब उसमें ऐसा होता है, इस दोनों का पॉइंट का बीच में कोई भी आएगा तो उसको देखेगा। लेकिन उसका कोई अगर ओ पॉइंट का बाहर का कोई चीज वो देखना चाहे, उसमें क्या होगा, देखो दिक्कत क्या आएगा उसमें, अगर ओ पॉइंट का बाहर में कोई चीज है, वहां से लाइट आ रहा है, तो वो लाइट तो ऐसा आएगा, आंख में भी गिरेगा, आंख का लेंस में गिरेगा, बट वो रिफ्लेक्शन जो होगा वो रेटिना में जाएगा नहीं, रेटिना के बाहर वो पहले ही वो टच करेगा, और उसके वजह से क्या होगा, जो इमेज होगा वो ब्लडी इमेज होगा, ऐसा होता है। और उसको ठीक करने का उपाय भी है, जब वो एक लेंस पहनेगा कॉन्केव लेंस, तो उसमें क्या आएगा देखो, जब बाहर का चीज से समझ लाइट जब आएगा तो वो लाइट जो है वो आंख का जो लेंस है उसमें गिरने से पहले वो अपना जो लेंस पहना है कॉन्केव लेंस उसमें गिरेगा। और कॉन्केव लेंस तो मालूम ही है, कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्स करता है, लाइट को थोड़ा मतलब डाइवर्स कर देता है, तो वो लाइट जो है वो आंख का लेंस में गिरने से पहले वो डाइवर्स होकर फिर लेंस में गिरेगा, एक गैप बना देगा, जिसकी वजह से वो लाइट जाके फिर से रेटिना में टच करेगा और वो देख पाएगा। ये हो गया मतलब मायोपी का है, उसका प्रॉब्लम दिक्कत क्या होता है, उसका करेक्शन। ये 3 डायग्राम तुम लोगों का बुक पेज नंबर 189 में है, तुम लोग वहां से क्लियरली देखने से एग्जाम में भी आता है, सीबीसी हो चाहे सेवा हो, दोनों में आता है, सीखना पड़ेगा। मायोपी का है, उसका प्रॉब्लम्स क्या है, उसका करेक्शन कैसे करते हैं, मैं एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, तो मायोपिया कवर हम लोग, हाँ अभी नेक्स्ट जो है हम लोग आएगा हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया का और एक नाम है, इसको हम लोग फार साइटेडनेस भी बोलता है। नेक्स्ट जो है हम लोग का हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसका और एक नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस इसको भी ऐसा ही बोलते हैं। इसमें क्या आता है दिक्कत, इसमें उल्टा होता है,
बेसिकली जो हाइपरमेट्रोपिया है वो हम लोग का पेरेंट्स में होता है बेसिकली। मतलब क्या होता है, वो उसको तो दूर का चीज मतलब दिखेगा क्लियरली, सामने का चीज भी दिखेगा, बट वो कोई बुक्स अगर पढ़ना चाहे तो उस टाइम उसको पढ़ने में दिक्कत आएगा। ऐसे नॉर्मली वो काम कर पा रहा है, हम लोग को दिखता है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया जिसको होता है वो ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी उसको कुछ स्टडी करना है, कुछ पढ़ना है, तो प्रिंटिंग लैंग्वेज तो बहुत छोटा होता है, तो वो जब वो पढ़ने जाता है तब उसको दिक्कत होता है, वो उसको क्लियरली देख नहीं पाता है, उसको ब्लरी हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम उसको बोलता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर प्रेसबायोपिया। तो इसका भी सेम दो रीजन की वजह से ये होता है। तो पहला जो पॉइंट है वो होता है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। जो आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो थोड़ा बढ़ गया है। नॉर्मल उसका जो फोकल लेंथ था, हम लोग का जो आंख का लेंस है, ये तो हम लोग लाइट में ऑलरेडी कवर कर चुका है कि लेंस है तो उसका फोकल लेंथ भी आएगा। एक लेंस का एक फिक्स फोकल लेंथ होता है, तो हम लोग का आंख का भी एक फोकल लेंथ होगा। बट कुछ कंडीशंस की वजह से जो फोकल लेंथ है वो थोड़ा बढ़ गया होगा। ऐसा तो एक हो सकता है इसकी वजह से आया वो डिफेक्ट, या फिर नंबर 2 जो है वो आईबॉल बिकम्स टू स्मॉल। उसका जो आंख का जो आईबॉल है वो छोटा हो गया है, दिखेगा नहीं हम लोग को, बट इंटरनल वो आईबॉल का साइज तो छोटा हो गया। ये दो कारण की वजह से वो हाइपरमेट्रोपिया उसका आ सकता है। और इससे इसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए भी हम लोग को एक लेंस यूज करना पड़ेगा, वो है कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको स्टडी करके वो कितना पावर चाहिए, उसको कितना खराब हो चुका है, उसके हिसाब से वो मेजरमेंट करके एक लेंस देगा, वो कॉन्वेक्स लेंस देगा, और वो पढ़ने से वो अपना सामने का चीज दिख पाएगा। और हाइपरमेट्रोपिया में देखना हमेशा जो चश्मा पहनता है वो हमें चश्मा नहीं पहनता है। जब वो कुछ पढ़ना था तभी वो चश्मा पहनता है। ऑफिस वर्कर्स जो होता है, पेरेंट्स जो होता है, ऐसे नॉर्मली घर में जब काम करेगा, बाहर जाएगा चश्मा नहीं पहनेगा, बट जब कुछ पढ़ना होगा तब चश्मा पहनेगा, क्योंकि उसको जब जस्ट प्रिंटिंग लैंग्वेज ही देखने में प्रॉब्लम होता है कि वो छोटा होता है, तो इसलिए उसको उस टाइम उसको बहुत दिक्कत आता है। और एक चीज तुम लोग नोटिस करना, अगर कोई पेरेंट्स का हाइपरमेट्रोपिया है, वो चश्मा भूल गया होगा, तो वो जो मतलब अगर कुछ उसको पढ़ने दिया जाए उस टाइम, तो वो अपना बुक्स जो भी पढ़ने का चीज है वो बहुत थोड़ा दूर में उसको पकड़ेगा, ऐसे करके, मतलब ऐसे थोड़ा दूर में पकड़ के पढ़ने की कोशिश करेगा। तो वो कारण क्यों है, इसको भी मैं डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने 3 डायग्राम ड्रॉ किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा डायग्राम में मत जाना, बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया है। देख के हंसना मत, अगर हंसना है तो मोबाइल को साइड पे हंस लेना। 3 डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया को शो करने के लिए कि कैसा होता क्या है एक्चुअली में। तो मैंने फिर से वो बात में आता हूँ कि हम लोग का जो नॉर्मल पर्सन है उसका रेंज ऑफ विजन क्या था, 25 से लेकर इन्फिनिटी तक था। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, 25 जो था नियर पॉइंट जो था 25 cm, वो थोड़ा आगे चला जाता है, सीधा बात है। जैसे कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरा आंख से 25 cm में एक पॉइंट है, मैं इस पॉइंट के बाहर तक कोई भी चीज मतलब इजीली देख सकता हूँ। लेकिन अगर सपोज मेरे को हाइपरमेट्रोपिया हो गया होगा तो मेरा जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा आगे चला जाएगा। मतलब क्या होगा, सपोज मेरा आंख का एक बार नॉर्मल नियर पॉइंट है 25 से कितना है 25 cm दूर में है नॉर्मल पर्सन का। लेकिन जिसका हाइपरमेट्रोपिया हो गया उसका क्या होगा, नियर पॉइंट जो है वो बढ़ के कुछ और ही हो गया होगा। 100 cm हो सकता है, 200 cm हो सकता है, 50 cm हो सकता है। मतलब नियर पॉइंट जो है वो थोड़ा आगे निकल चुका है। मतलब जिसका हाइपरमेट्रोपिया जिसका हो गया है वो ए पॉइंट और इंफिनिटी जो है इसके अंदर का चीज अच्छे से देख पाएगा, बट इसके अंदर का चीज वो देख नहीं पाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? जिसका हाइपरमेट्रोपिया हुआ है उसका जो नियर पॉइंट है बहुत आगे चला गया है, तो उसका अभी आंख से लेके जो 100 cm का जो गैप आ गया, इसके अंदर कोई भी चीज रहेगा तो उसको वो ब्लरी दिखेगा, उसको क्लियर नहीं दिखाई देगा। उस पॉइंट के बाहर का अगर बहुत चीज कोई भी हो तो उसको देख पाएगा। ये होता है हाइपरमेट्रोपिया का कंडीशंस। अगर मतलब क्या समझ में आया ना? लेकिन सपोज मैं इसको और सेकंड डायग्राम समझाता हूँ। सपोज अभी कोई पर्सन का हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो उसका नियर पॉइंट आगे चला गया है, एंड डैश में आ गया है नियर पॉइंट। अभी सपोज इस नियर पॉइंट के अंदर में कोई चीज है, वो उसको वो देखने का कोशिश कर रहा है। सपोज तो लाइट से वो चीज से, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको वो देखने का कोशिश कर रहा है नियर पॉइंट का मतलब पहले, तो वो चीज से लाइट आएगा, आंख का लेंस में आएगा, तो वो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद रेटिना को क्रॉस जो करेगा, रेटिना पार हो जाएगा, उसके बाद जगह वो इंटरसेक्ट करेगा। इसीलिए मतलब क्या होगा, जो इमेज फॉर्म होगा वो ब्लरी फॉर्म होगा, क्योंकि वो रेटिना में तो अच्छे से टच किया ही नहीं, रेटिना के बाद टच किया होगा, इसलिए जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो ब्लरी फॉर्मेशन होगा। अच्छा समझ में आया?
लेकिन अगर इस पॉइंट के बाहर में कोई भी चीज है, वहां से लाइट आए तो वो अच्छे से रेटिना में फोकस होगा। हाइपरमेट्रोपिया में होता ये है। और इसको भी करेक्शन कर सकते हैं। जिसका हाइपरमेट्रिया वो हो गया, वो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ ले, सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस को मतलब चश्मा लगा लिया कॉन्वेक्स लेंस का, तो उस टाइम क्या होगा, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लाइट आएगा ऐसा करके, तो लाइट ऐसा आ गया, तो लाइट आने के बाद कॉन्वेक्स लेंस क्या करता क्या है, लाइट को कन्वर्ट कर देता है, लाइट को और मतलब चापा देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो वो लाइट पहले उसका जो आंख का चश्मा है उसमें आएगा, फिर वो चश्मा क्या करेगा, उस लाइट को थोड़ा और मतलब कन्वर्ट कर देगा, मतलब थोड़ा उसको कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद वो आंख का लेंस में आएगा, उसके बाद वो फिर से रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से जाके वो रेटिना में गिरेगा। दो बार रिफ्लेक्शन होगा, एक तो पहला चश्मा में होगा, फिर जाके आंख में होगा। इसलिए उसको कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, वो लाइट को और कन्वर्ट कर देगा आंखों के लेंस में पड़ने से पहले। कन्वर्ट होने के बाद वो आंखों के लेंस में आएगा, फिर जाके वो केराटिना में आएगा, और तब जाके वो इमेज अच्छे से फॉर्म होगा। तो ये होता है तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया में। तो मायोपिया कवर्ड, हाइपरमेट्रोपिया कवर्ड। लास्ट जो है वो है प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, एकदम आसान भाषा में बोल देता हूँ। प्रेस बायोपिया बेसिकली एजिंग के साथ होता है। कोई भी पर्सन है, मैं अपना ही एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तुम लोग का एग्जाम्पल होगा, फिर तुम लोग बुरा मान जाओगे घर में जाके। जैसे कि मैं अभी जो भी हूँ, बुढ़ा होने वाला हूँ, धीरे धीरे बुढ़ा हो रहा हूँ। तो मेरा जो आंख का जो लेंस है, मैं समझाया था पार्ट 2 में, हम लोगों का जो आंखों का लेंस है उसको पकड़ के रखा है सिलियरी मसल्स। हम लोगों का जो आंखों का लेंस है उसको अपने जगह में कौन पकड़ के रखा है, सिलियरी मसल्स पकड़ के रखा है ना। तो वो सिलियरी मसल्स क्या होगा, धीरे धीरे वीक हो जाएगा। एजिंग के साथ होता ही है, हम लोग बॉडी का हर मसल्स भी वीक हो जाता है ना। तो मसल्स जब वीक हो जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा, लेंस को उस टाइम अच्छे से पकड़ के रखना मुश्किल हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा, मेरे को सामने का चीज देखने में भी प्रॉब्लम होगा, दूर का चीज देखने में भी प्रॉब्लम होगा। और उस टाइम हम मेरे को मतलब प्रेस बायोपिया, मतलब जो उसको बोलेगा कि हाँ प्रेस बायोपिया हुआ है मेरे को। समझ में आया? प्रेस बायोपिया मतलब जहाँ पे नियर विजन और फार विजन दोनों मोटा मोटी खराब हो चुका है, उसको बोलेगा प्रेस बायोपिया। और उसको भी हम लोग करेक्ट कर सकते हैं यूजिंग ए बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस मतलब क्या होगा, मतलब मेरे को सामने का भी देखने का प्रॉब्लम है, दूर का भी प्रॉब्लम है ना। तो मेरे सामने का देखने के लिए मेरे को कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, सामने का चीज देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, मतलब हाइपरमेट्रोपिया का कंडीशन है। और दूर का चीज देखने के लिए मेरे को कॉन्केव लेंस चाहिए होगा, जो कि मायोपिया का कंडीशन है। दोनों को मिला के ही हुआ है मेरा। तो मेरा जो चश्मा होगा उसमें दोनों लेंस रहेगा, मतलब मेरे को एक तो ऐसा इस टाइप का चश्मा पहनना पड़ेगा। घर मतलब देखना, समझिए चश्मा है एक तो, यहाँ पे मेरा ऐसा बॉर्डर रहेगा, मेरे को इस टाइप का चश्मा पहनना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। यहाँ पे इस ए वाला है कॉन्वेक्स, इसको इससे हम लोग सामने का चीज करेंगे। और ए वाला जो है वो है कॉन्केव, इससे हम दूर का चीज करेंगे। तो इस टाइप का लेंस पढ़ने से हमारा बहुत विजन ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो प्रेस बायोपिया समझ में आ गया। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। से प्रेस बायोपिया के भी 2 रीजंस है, बुक्स में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इट अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। मतलब बेसिकली वो सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है और आई लेंस का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आता है ना। एक रबर है, एक रबर मतलब हेयर बैंड जो बनता है ना, लड़की लोग सबने देखा ही होगा ना। तो वो एक रबर जब नया रहेगा, उसको तुम जितना भी खींचोगी, छोड़ दोगे, फिर वो पहले जैसा हो जाएगा। उसका अगर तुम लोग बहुत बार कर रहे हो, खींच रहे हो फिर छोड़ रहे हो, ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो अपना स्ट्रेंथ खो देगा और उसको जितना खींचोगे वो वापस से उतना नहीं आ पाएगा, उससे थोड़ा बड़ा ही रहेगा। मतलब उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें कम हो जाएगा। हम लोग आंखों का भी सेम होता है। ऐसे हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, तो मेरा बचपन जवानी सब चला गया, तो बुढ़ापा आते आते वो लेंस बोलेगा कि हाँ बेटा मैं बहुत कर लिया, अब नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा काम खत्म। फिर वो लेंस अपना साथ छोड़ देगा और मेरे को उस टाइम प्रेस बायोपिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अबाउट प्रिज्म। व्हाट इज अ प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता क्या है? बेसिकली एक सिंपल सा आसान सा भाषा में बोलूंगा मैं। प्रिज्म बेसिकली एक सॉलिड पीस ऑफ ग्लास है, एकदम सॉलिड पीस, मतलब उसका अंदर में कुछ भी गैप नहीं है, एक सॉलिड पीस ऑफ ग्लास है और जो एक ज्योमेट्रिकल शेप में है। ज्योमेट्रिकल शेप मतलब समझ में आता है ना, वो या तो ज्योमेट्रिकल शेप मतलब कैसे हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्फेरिकल भी आ सकते हैं, वो पिरामिड शेप हो सकता है। मतलब ज्योमेट्री का जो फिगर्स है हम लोगों को जो मिला है ना, थ्री डायमेंशनल फिगर जो मिला है, स्क्वायर रेक्टेंगल वो सब नहीं है, वो सब तो 2 डायमेंशनल में है।
थ्री डायमेंशनल शेप जो है, क्यूबॉइड, क्यूब, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर, पिरामिड, तो उस टाइप का कुछ भी शेप में आ सकता है वो। एक सॉलिड पीस ऑफ ग्लास होगा जो एक ज्योमेट्रिकल शेप में होगा, उसको बोलते हैं प्रिज्म। हम लोगों का जो बुक में है, हम लोगों का क्लास 10 का बुक में हम लोगों को रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया हुआ है और एक दिया हुआ है एक ग्लास प्रिज्म, जो कि हम लोग को ऐसे दिखेगा, पिरामिड शेप का दिखेगा। ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं है, इसलिए ड्राइंग मेरा खराब ही होता है। तो जो भी है इस टाइप का एक शेप होगा, थ्री डायमेंशनल शेप, इसको बोलेगा ग्लास प्रिज्म। तो इस प्रिज्म में पहला जो हम लोग का है, जो सरफेस होता है सब, एक प्रिज्म में कितना, अगर हम लोग पिरामिडल शेप ले उसमें 3 फेस आएगा, ऐसा करके 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, ऐसे फेस आएगा ना। तो रेक्टेंगल जो भी फेसेस आएगा, उस फेस के अंदर में जो एंगल है, उस फेस के अंदर में जो एंगल है, तो मैं जो बोल रहा था ना, एक प्रिज्म का जो फेस है, उस फेस का बीच में जो एंगल होगा ना, इसका एक नाम है, इसको बोलता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। एक प्रिज्म का एकदम सिंपल सा बात है, एक प्रिज्म का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका बीच में जो एंगल आएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसी एंगल ऑफ प्रिज्म से हम लोग प्रिज्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो वो हम लोग का प्रैक्टिकल में आता है। वो अभी जैसे हम लोग को मालूम, मतलब सीखना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है। 2 फेस का बीच में जो भी एंगल है प्रिज्म का, उसको बोला एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग का है एक प्रिज्म में लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है, एग्जाम में भी आता है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसको हम लोग 2D शेप में ड्रॉ करेंगे, 3D शेप में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, 2D शेप में ड्रॉ करेंगे। सपोज एबीसी एक प्रिज्म है, जहाँ पे ए जो है वो एंगल ऑफ द प्रिज्म है। तो सपोज एक लाइट, ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग टू दिस सरफेस, एक लाइट ऐसा आया है इस फेस में। तो लाइट पहले क्या होगा, जो ए बी फेस जो है यहाँ पे लाइट आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि लाइट जो है वो एआर से ग्लास में आएगा, एआर टू ग्लास में आएगा, तो लाइट रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या होगा, हमको पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल तो मालूम है, जिस पॉइंट में लाइट आगे गिरता है वहां पे एक सीधा परपेंडिकुलर खींचने से उसको बोलता है नॉर्मल, ठीक है। तो क्या होगा, लाइट पहले आएगा इस फेस में आएगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अभी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन मतलब बैंडिंग, लाइट बैंड होके आएगा। लाइट एयर से ग्लास में आ रहा है, मतलब रेयर से बेस मीडियम में आ रहा है, इसलिए वो क्या होगा, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा और आके वो इस फेस में आएगा। फिर से इस फेस में क्या होगा, लाइट फिर से ग्लास से एयर में आएगा, तो फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो फिर से हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो अभी क्या होगा, लाइट जो है नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अभी लाइट क्या होगा, ग्लास से एयर में निकल के आएगा, तो एयर से ग्लास आएगा, तो वो फिर से नॉर्मल से दूर में जाएगा, मतलब वो डाइवर्ज होकर जाएगा। स्ट्रेट नहीं बन रहा क्यों रे। तो ऐसा होता है, मतलब एक प्रिज्म में क्या होता है, 2 टाइम रिफ्लेक्शन होता है। एक पहले एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर, ऐसे 2 टाइम रिफ्लेक्शन होता है। और ऐसे क्या होता है, लाइट चला जाता है ना। तो ए हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, ए हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बोलेगा इमर्जेंट रे। 3 रे है यहाँ पे, अच्छे से नोटिस करना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। और यहाँ पे 3 एंगल बनेगा। पहला तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ए वाला होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ए वाला भी होगा, इसको भी बोलेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लास्ट में जो बनेगा उसको बोलेगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। ऐसे 3 एंगल्स है, समझ में आया। और एक चीज है, सिंपल सा बात है, अगर प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता, सपोज ये प्रिज्म अगर यहाँ पे नहीं होता, तो ये लाइट जो है वो ऐसे सीधा चला जाता ना, ऐसे सीधा चला जाता। बट एक्चुअली प्रिज्म के लिए वो अभी जा कैसे रहा है, वो ऐसे अभी ऐसे निकल रहा है ना प्रिज्म की वजह से। तो उसका जो एक्चुअल डायरेक्शन था और जो अभी का डायरेक्शन है, उसका बीच में एक एंगल बनाना, इस एंगल को बोलेगा एंगल ऑफ डेविएशन। एक्चुअल जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन था वो, और रिफ्रैक्टेड का जो डायरेक्शन है वो, उन दोनों का बीच में जो एंगल आएगा उसको बोलेगा एंगल ऑफ डेविएशन। इसका डेफिनेशन एग्जाम में आता है और ये डायग्राम भी एग्जाम में आता है। मैंने रफ स्केच ड्रॉ किया, पेज नंबर 192 में एक बढ़िया करके डायग्राम दिया हुआ है, तुम लोग वहां से प्रैक्टिस करना। ये हो गया हम लोग का एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म्स का रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट पहले क्या होता है, पहले मैं समझाता हूँ व्हाइट लाइट क्या होता है। व्हाइट लाइट मतलब हम लोग जो सनलाइट होता है उसी को व्हाइट लाइट बोलता है। सनलाइट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। एंड व्हाइट लाइट इसको क्यों बोलता है, क्योंकि सनलाइट में 7 कलर होता है। देयर आर 7 कलर्स इन सनलाइट एंड कंबाइनिंग दिस 7 कलर्स द रिजल्ट इज व्हाइट लाइट। समझ गया। इसको क्लास 6-7 में था तो उतना मालूम ही है तुम लोगों को।
तो सनलाइट को बोलते हैं व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है, और उसका नाम क्या होता है वो भी है तुम लोगों के पास, विवजियोन, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर हम लोग को वहां पे है। अभी जो हम लोग का टॉपिक है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब होता क्या है? तो डिस्पर्शन का सिंपल मीनिंग होगा, जो 7 कलर है वो तो मिलकर व्हाइट लाइट बना हुआ है ना, अगर हम लोग कोई भी टेक्निक से वो 7 कलर को एक साथ मतलब स्प्लिट कर पाए, व्हाइट लाइट को अगर 7 कलर में डिवाइड कर पाए, तो वो उसको बोलेगा डिस्पर्शन। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। सिंपल सा बात है। डिस्पर्शन हम लोग कहाँ पे देखता है? रेनबो फॉर्मेशन में देखता है। जब रेनबो फॉर्म होता है तब क्या होता है? व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर निकल के रेनबो फॉर्म होता है, तो वहां पे हम लोग 7 कलर दिखाई देता है ना, तो वो डिस्पर्शन हुआ है, व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन हो चुका है। समझ गया? मतलब व्हाइट लाइट तोड़ के 7 कलर बन गए, उसको बोलेगा डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन होने के बाद वो 7 कलर अगर कोई स्क्रीन में अगर आके गिरता है, जैसे कि हम लोग का जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, हम लोग का सन का ऑपोजिट साइड में स्काई जो होता है वहां पे 7 कलर गिरता है, तब वहां पे दिखता है ना। तो उसी स्काई को अगर हम लोग स्क्रीन पकड़ ले, तो उस स्क्रीन में हम लोगों को 7 कलर दिखता है ना, वो 7 कलर गिरने के बाद जो फॉर्मेशन हुआ है उसको बोलता है स्पेक्ट्रम। क्या बोलता है? मैंने पहले कवर किया डिस्पर्शन, डिस्पर्शन वो समझा दिया। अभी आया हमारा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब क्या है? वो 7 कलर जहाँ पे आके गिरा है, वो रिजल्ट जो बना है उसी को बोलेगा स्पेक्ट्रम। और एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरा यहाँ पे एक स्क्रीन है, प्रोजेक्टर का स्क्रीन है। मैंने प्रोजेक्टर से 7 कलर को सपोज निकाल के सब कलर को एक साथ में स्क्रीन में मतलब दिया है, तो स्क्रीन में मेरे को जो रिजल्ट दिखेगा, पहले वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर को एक साथ में क्या बोलूंगा? स्पेक्ट्रम बोलूंगा। समझ गया? और उस स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर रहेगा रेड, नीचे रहेगा वायोलेट। ठीक है? स्पेक्ट्रम समझ में आ गया? तो स्पेक्ट्रम मतलब सन का जो 7 कलर है वो अलग अलग होने के बाद जो स्क्रीन में आके गिरता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम या फिर सनलाइट 7 कलर से बना हुआ है, इसको पहले एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था सर आइजैक न्यूटन ने। तो इसीलिए न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग को बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 193। कैसे हम लोग न्यूटन ने कैसे दिखाया था कि हाँ सनलाइट 7 कलर से बना हुआ है। तो पहले क्या किया था न्यूटन ने? ऐसे एक प्रिज्म लिया था, 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लिया था। एक प्रिज्म को सीधा रखा और एक प्रिज्म को उल्टा, ऐसे 2 प्रिज्म को प्लेस किया। सनलाइट का एक रे दिया पहले प्रिज्म में, तो पहला प्रिज्म क्या करेगा? सनलाइट जब प्रिज्म में गिरेगा तो प्रिज्म का एक काम क्या होता है? प्रिज्म का एक अच्छा मतलब प्रॉपर्टी है, प्रिज्म में अगर कोई भी लाइट आके गिरे तो लाइट कौन सा लाइट है उसके हिसाब से वो उसको निकालता है। सपोज एक व्हाइट लाइट आके प्रिज्म में गिरा है, बट प्रिज्म को मालूम है इस व्हाइट लाइट में 7 कलर मिलकर बैठा है, इसलिए प्रिज्म क्या करेगा? 7 को एक साथ नहीं निकालेगा, 7 को अलग अलग से निकालेगा। मतलब प्रिज्म का एक प्रॉपर्टी है, प्रिज्म का प्रॉपर्टी होता ही है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक लाइट, मतलब लाइट तो नहीं, सपोज एक गाड़ी है, एक गाड़ी में 7 जन बैठा है, तो आके वो एक गेट में आके रुका है। एक प्रिज्म जो है वो गेट है, तो 7 लाइट एक साथ आके वो गेट में आया। तो गेट का जो गेट कीपर है उसको मालूम है यहाँ पे 7 जन बैठा है, तो गाड़ी को एक साथ वो निकालने नहीं देगा। वो क्या करेगा? 7 जन को अलग अलग निकालने देगा। और यहाँ पे जो निकलने का रास्ता है वो 7 रास्ता है, तो वो क्या करेगा? गेट कीपर 7 जन को निकाल के एक एक जन करके भेजेगा। जो सबसे छोटा है उसको पहले भेज देगा। वायलट सबसे छोटा है, इसलिए वायलट को सबसे नीचे पहले भेजेगा, भाई तू नीचे से जा। उसके बाद एक एक करके इंडिगो आएगा, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड को सबसे ऊपर भेजेगा। ऐसे करके 7 कलर को वो अलग अलग भेज देगा। इसीलिए क्या होता है, जब प्रिज्म से निकल के आता है 7 कलर अलग निकल के आता है। ठीक है? और ये 7 कलर क्या होगा? फिर निकल के जाएगा, जाने के बाद सेम प्रिज्म और एक आएगा, उसमें फिर गिरेगा। तो इस प्रिज्म में जब गिरेगा फिर प्रिज्म का उल्टा आप काम, ये उल्टा है इसलिए इसका काम भी उल्टा होगा। 7 कलर अलग अलग घुसेगा, बट जब वो निकलेगा बोलेगा बेटा तुम लोग तो अलग अलग आया था ना, बस जाना तो तुम लोग एक साथ ही है। फिर वो प्रिज्म क्या करेगा? वो 7 को एक बस में बिठा के एक साथ निकाल देगा। इसीलिए क्या होगा? फाइनल आउटपुट सेम, ऐसे व्हाइट लाइट तो व्हाइट लाइट ही आएगा। और न्यूटन ने जब ये देखा कि हाँ एक व्हाइट निकला 7 अलग हुआ, फिर 7 एक साथ घुसा, एक निकला, मतलब अल्टीमेटली उसको एक कंक्लूजन आया कि हाँ फिर इसी व्हाइट लाइट जो है यहाँ पे 7 जन है जो एक साथ मिलकर बैठा है, बट ऐसे वो दिखता नहीं है, कुछ कंडीशंस में वो दिखता है। और इसीलिए मतलब उसके कंक्लूजन से आया कि हाँ व्हाइट लाइट 7 कलर से बना हुआ है। ठीक है? और सनलाइट को व्हाइट लाइट बोलता है।
और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेनबो फॉर्मेशन। हम लोग जो रेनबो देखता है वो व्हाइट लाइट जब जैसे नॉर्मली हम लोग का अभी बाहर धूप है तो यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है ना, लेकिन अगर हम लोग कोई मतलब कंडीशन ऐसा रख दे कि हाँ वो व्हाइट लाइट जो है वो सातों कलर में अलग अलग हो जाए, तभी हम लोग को रेनबो दिखेगा। और इसीलिए हमेशा याद रखना वो कंडीशन जो होता है रेनबो दिखने का वो हमेशा नहीं होता है। जब क्लाउडी होता है, वाटर पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि सपोज अभी एग्जांपल देता हूँ, अभी बहुत धूप है बाहर, कुछ टाइम के लिए ऐसे थोड़ा बारिश हो गया, तो थोड़ा टाइम के लिए बारिश हुआ तो बारिश बंद हो गया, फिर से धूप निकल गया। तो जब बारिश होगा तो बारिश का जो वाटर पार्टिकल्स है तो एक साथ सारा पार्टिकल्स नहीं गिर जाएगा, कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे इतना छोटा भी है जो हवा में कुछ टाइम रहेगा, तो वो वाटर पार्टिकल्स क्या करेगा, प्रिज्म का काम करेगा। उस टाइम बहुत सारा वाटर पार्टिकल्स अगर हवा में एक साथ रहेगा तो वो बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स एक साथ मिलकर एक बड़ा प्रिज्म का काम करेगा। और उसी टाइम धूप निकलता है तो क्या होगा, वो सन जहाँ पे है उसका अपोजिट साइड में जब सनलाइट निकल के आएगा तो वो वाटर पार्टिकल जहाँ पे था वहां पे वो लाइट आके गिरेगा, और लाइट क्या होगा उस टाइम प्रिज्म जैसे क्या करता है सबको अलग अलग कर देता है, तो वो सनलाइट का सारा अलग कलर्स को अलग अलग कर देगा, और वो सारा कलर एक साथ मतलब अलग अलग होकर निकल के वो मतलब एक रेनबो की तरह वो फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए उस टाइम हम लोग को रेनबो दिखेगा। इसीलिए रेनबो हमेशा नहीं दिखता है, रेनबो होने का कंडीशन होता है कि आइदर या तो बहुत मतलब बारिश के बाद धूप होना पड़ेगा, और हमेशा रेनबो सन जहाँ पे होगा उसका ऑपोजिट साइड में फॉर्म होगा। ठीक है। और रेनबो का और एक यहाँ पे मतलब बुक में है नहीं बट इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, रेनबो का शेप हम लोग स्फेरिकल क्यों देखते हैं बोलो तो? वो हम लोग का एक इल्यूशन है। हम लोग अगर कोई मतलब समुद्र के सामने अगर खड़ा होके दूर में देखेंगे तो क्या देखेंगे, आसमान और समुद्र एक साथ मिल हो गया ना। एक्चुअली में ऐसा होता है क्या, वो हम लोग का इल्यूशन होता है। हम लोग अगर रेलवे ट्रैक को अगर एकदम सीधा देखेंगे तो क्या देखेंगे, दोनों ट्रैक जाके एक साथ मिल गया ना, बट एक्चुअली मिलता है क्या है, नहीं मिलता है ना। वो हम लोग का इल्यूशन है। मतलब हम लोग का आंखों का एक प्रॉपर्टी होता है, हम लोग इनफाइनिट, हम लोग का आंख जो है बहुत दूर का चीज को वो मतलब देख नहीं पाता है उतना। मतलब वो क्या देखते हैं उस टाइम, मतलब आंख उसको ऐसे एज्यूम कर लेगा कि हाँ दोनों एक साथ मिल गया, मिल के सब एक साथ हो गया है। मतलब हम लोग का आंख ऐसे मतलब कर लेता है। इसीलिए हम लोग क्या होता है, रेलवे ट्रैक एक साथ मिला हुआ दिखता है। उसके बाद हम लोग को क्या होता है, उसके बाद स्काई और वाटर का भी मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वो मिल हो गया है। उसी इल्यूशन की वजह से हम लोग को लगता है रेनबो भी स्फेरिकल शेप का है, बट एक्चुअली में रेनबो स्फेरिकल नहीं होता है, वो नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट होता है, मतलब जैसे हुआ है। लेकिन हम लोग आंख उसको क्या पकड़ लिया कि हाँ वो ऐसे शेप में है, तो उसका जो कॉर्नर्स है वो ऐसे टच मतलब मिल हो गया है। इसीलिए हम लोग रेनबो जो है वो स्फेरिकल दिखता है। और रेनबो में ऐसे एक्चुअली और बहुत कुछ है। रेनबो फॉर्मेशन जब होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में जब सनलाइट घुसता है तो वहां पे बहुत सारा कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा, तब जगह रेनबो होता है। पहला तो वहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वहां पे क्रिटिकल एंगल्स का कुछ बात आएगा। तो ठीक है, आज के टॉपिक में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा और अच्छे से इसको इलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो तुम लोग एक काम करना है, ये वीडियो देखने के बाद एक बार बुक जो है उसको पेज नंबर 194 वहां तक थोड़ा 2-3 बार रिवाइज कर लेना, टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाय।